लव रेडियो एफएम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पा पापा। गौरी की कांपती हुई आवाज पूरे भूमिगत कक्ष में गूंज उठी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने अपने पिता की पुरानी तस्वीरों में देखा था। सादा सफेद कुर्ता, चेहरे पर हल्की मुस्कान और वही शांत निगाहें। गौरी अनायास उसकी ओर बढ़ने लगी। रुको! रुद्रवीर की तेज आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। लेकिन गौरी जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसके लिए इस समय दुनिया में सिर्फ एक ही चेहरा था, राम प्रसाद शर्मा। वह आदमी मुस्कुराया। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गौरी की धड़कन और तेज हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, आप सच में मेरे पापा हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने दोनों हाथ उसकी ओर बढ़ा दिए। तभी रुद्रवीर ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। कबीर और जारा भी सतर्क हो गए। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। रुद्रवीर की आवाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। गौरी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आप क्या कर रहे हैं? वह मेरे पापा है, रुद्रवीर ने बिना नजर हटाए कहा। नहीं, गौरी, अगर रामप्रसाद जी आज जिंदा होते तो इस जाल में तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते। गौरी का दिल बैठने लगा। जाल? उसी क्षण वह आदमी हल्का सा हंसा और उसकी मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी। उसका चेहरा कांपने लगा, जैसे किसी ने नकली परत चढ़ा रखी हो। कुछ ही सेकंड में चेहरे की त्वचा जैसी दिखने वाली सिलिकॉन परत नीचे गिर गई। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने उसके पिता नहीं, बल्कि एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। उसकी बाईं आंख पर लंबा निशान था। वह मुस्कुराकर बोला, भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। गौरी स्तब्ध रह गई। तुम कौन हो? वह आदमी झुककर बोला, मेरा नाम विराज है, ब्लैक रोज संगठन का भ्रम विशेषज्ञ। हम लोगों को गोलियों से कम, उनकी यादों से ज्यादा हराते हैं। रुद्रवीर ने धीरे से कहा, मुझे अंदाजा था कि वे यह चाल चलेंगे। विराज ने ताली बजाई। शाबाश रुद्रवीर, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। उसने गौरी की ओर इशारा किया। अगर अगली बार तुम्हारे सामने सचमुच रामप्रसाद खड़े हों तो क्या तब भी गोली चला दोगे? एक पल के लिए पूरा कक्ष शांत हो गया। रुद्रवीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। विराज जोर से हंसा। यही तो फर्क है। तुम जीतना चाहते हो और हम तुम्हें सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा धुआं बम निकाला। फुस्सा! कुछ ही क्षणों में पूरा कक्ष घने सफेद धुएं से भर गया। सब लोग नीचे झुको! जारा चिल्लाई। कबीर ने तुरंत गौरी को अपनी ओर खींचा। जब धुआं धीरे धीरे छंटा, विराज गायब था, लेकिन जहां वह खड़ा था वहां एक काला लिफाफा पड़ा था। रुद्रवीर ने सावधानी से उसे उठाया। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में रुद्रवीर, गौरी के पिता रामप्रसाद, राजवीर सिंह राठौड़ और एक लगभग 10 साल की छोटी बच्ची साथ खड़े थे। गौरी तस्वीर देखकर सन्न रह गई। वह बच्ची वही कपड़े पहने थी जो उसकी बचपन की एकमात्र तस्वीर में थे। लेकिन इस तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस दिन यह तस्वीर गौरी तक पहुंचेगी उसी दिन उसे अपने असली जन्म का सच जानना होगा। नीचे सिर्फ एक हस्ताक्षर था, रामप्रसाद शर्मा। गौरी के हाथ कांपने लगे। मेरे असली जन्म का सच? रुद्रवीर ने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखों में भी चिंता उतर आई। इसका मतलब रामप्रसाद जी हमसे कहीं ज्यादा जानते थे। तभी सुरंग के भीतर से तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ एक बेहद धीमी आवाज सुनाई दी। देर मत करो, वे लोग तुम्हारे बहुत करीब पहुंच चुके हैं। चारों ने एक साथ सुरंग की ओर देखा।
लेकिन वहां कोई नहीं था। सुरंग के भीतर गहरा सन्नाटा था, सिर्फ टपकते पानी की आवाज और दूर कहीं हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। गौरी अब भी उस तस्वीर को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, मेरे असली जन्म का सच क्या है? उसने धीरे से रुद्रवीर की ओर देखा। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? रुद्रवीर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारे पिता और मेरे पिता कुछ ऐसा छिपा रहे थे जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन तुम्हारे जन्म के बारे में मैं सच नहीं जानता। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि रुद्रवीर उससे झूठ नहीं बोल रहा था। वह भी इस रहस्य का एक हिस्सा था, मालिक नहीं। सुरंग का रहस्य। चारों लोग पूर्वी सुरंग में आगे बढ़ने लगे। दीवारों पर पुराने मशाल स्टैंड लगे थे। कुछ जगहों पर पत्थरों पर अजीब निशान बने हुए थे। ज़ारा अचानक रुक गई। सर, ये देखिए। उसने टॉर्च की रोशनी एक दीवार पर डाली। वहां 3 प्रतीक उकेरे हुए थे। एक काला गुलाब, एक राठौड़ परिवार का मुकुट और तीसरा एक सफेद कबूतर। गौरी ने पूछा, यह तीसरा निशान किसका है? रुद्रवीर ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसे बचपन में एक बार देखा था। कहाँ? मेरे पिता की स्टडी में। उस दिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा था, अगर कभी सफेद कबूतर का निशान दिखे तो समझना कि सच तुम्हारे बहुत करीब है। महल में हमला। उधर ब्लैक फोर्ट में गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। महल के सुरक्षाकर्मी पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन हमलावरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। महल के कंट्रोल रूम में बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति सारी गतिविधियां देख रहा था। उसके सफेद बाल और गंभीर चेहरा बता रहे थे कि वह वर्षों से इस परिवार के साथ है। उसने वायरलेस पर कहा, मुख्य दरवाजा किसी भी कीमत पर मत छोड़ना। उसी समय एक नकाबपोश हमलावर पीछे से उसके कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी बंदूक तान दी। हाथ ऊपर। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया। तुम बहुत देर से आए हो। उसने मेज के नीचे छिपा बटन दबा दिया। धड़ाम। कमरे का फर्श 2 हिस्सों में बंट गया। नकाबपोश संतुलन खोकर नीचे बने सुरक्षा गड्ढे में गिर पड़ा। बुजुर्ग व्यक्ति ने वायरलेस उठाया। सर, मैंने एक को पकड़ लिया है। फिर सुरंग में करीब 20 मिनट चलने के बाद चारों एक विशाल लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन उसके बीचों बीच वही सफेद कबूतर बना हुआ था। गौरी ने धीरे से कहा, यही वही निशान है। रुद्रवीर ने अपनी जेब से वह चांदी की चाबी निकाली जो गौरी को मखमली डिब्बे में मिली थी। उसने चाबी ताले में लगाई। क्लिक। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कबीर ने जोर लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी गौरी की नजर ताले के नीचे लिखी एक पंक्ति पर पड़ी। उसने धूल साफ की। उस पर लिखा था, यह दरवाजा चाबी से नहीं, खून की पहचान से खुलेगा। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। खून की पहचान। रुद्रवीर ने धीरे से कहा, शायद इसका मतलब परिवार के किसी सदस्य से है। गौरी ने हिचकते हुए पूछा, तो क्या आपको कोशिश करनी चाहिए? रुद्रवीर ने अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाया। खून की एक बूंद ताले पर गिराई। कुछ नहीं हुआ। दरवाजा वैसा ही बंद रहा। सब हैरान रह गए। ज़ारा ने धीरे से कहा, अगर राठौड़ परिवार का खून नहीं तो फिर किसका? गौरी अनजाने में आगे बढ़ी। उसने भी अपनी उंगली पर हल्की खरोंच लगाई। खून की एक बूंद ताले पर गिरी। एक पल के लिए पूरा दरवाजा शांत रहा। फिर घर घर घर। लोहे का विशाल दरवाजा अपने आप खुलने लगा। रुद्रवीर, कबीर और ज़ारा अविश्वास से गौरी की ओर देखने लगे। रुद्रवीर के होठों से अनायास निकला, यह कैसे संभव है? दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था।
अंदर जो कमरा दिखाई दिया, उसकी दीवार पर एक विशाल चित्र टंगा था। चित्र में दो परिवार साथ खड़े थे, राठौड़ परिवार और शर्मा परिवार। लेकिन चित्र के नीचे लिखा एक वाक्य पढ़कर चारों की सांसें थम गईं। दो परिवार नहीं, एक ही वंश की दो शाखाएं। गौरी के हाथ से तस्वीर गिर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या? इसका मतलब मैं और रुद्रवीर। गौरी की आवाज कांप रही थी। मैं और रुद्रवीर। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रुद्रवीर ने गंभीर स्वर में कहा, निष्कर्ष पर मत पहुंचो। एक वंश की दो शाखाएं होने का अर्थ यह नहीं कि हमारा रिश्ता वैसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। कबीर भी तुरंत बोला, सर सही कह रहे हैं। पुराने राजघरानों और बड़े परिवारों में कई बार वर्षों पुराने गठबंधन, गोद लिए गए वारिस और पारिवारिक संरक्षक भी एक ही वंश का हिस्सा माने जाते थे। गौरी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी बाकी थे। चारों उस विशाल कक्ष के अंदर पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज थी। उस पर धूल जमी हुई थी, मानो वर्षों से कोई वहां नहीं आया हो। दीवारों पर बड़े बड़े चित्र लगे थे। एक चित्र के सामने रुद्रवीर अचानक रुक गया। उसमें उसके पिता राजवीर सिंह राठौड़ और गौरी के पिता राम प्रसाद शर्मा किसी समारोह में हाथ मिला रहे थे। चित्र के नीचे लिखा था, रक्षक संधि वर्ष 2002 इंच। गौरी ने धीरे से पढ़ा, रक्षक संधि? रुद्रवीर ने सिर हिलाया। इसका मतलब वे किसी संपत्ति के साझेदार नहीं थे। वे किसी रहस्य के संयुक्त रक्षक थे। उसी समय जारा की नजर मेज पर रखे एक पुराने धातु के सिलेंडर पर पड़ी। उसने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक पीला पड़ा हुआ नक्शा था। नक्शे पर कई जगह लाल निशान बने थे। सबसे बड़ा लाल निशान एक पहाड़ पर था। उसके पास लिखा था, शिवगढ़ दुर्ग अंतिम कक्ष। कबीर चौंक गया। सर, यह जगह तो आधिकारिक रिकॉर्ड में बंद घोषित की जा चुकी है। रुद्रवीर ने नक्शा अपने हाथ में लिया। यही हमारी अगली मंजिल है। गौरी ने पूछा, क्या वहीं सारे जवाब मिलेंगे? रुद्रवीर ने शांत स्वर में कहा, शायद, या फिर और भी बड़े सवाल। तभी कमरे के दूसरे कोने से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। टक टक टक। चारों ने एक साथ हथियार संभाल लिए। अंधेरे से एक व्यक्ति बाहर आया। इस बार उसने कोई मुखौटा नहीं पहन रखा था। करीब 55 वर्ष का एक सुसज्जित आदमी। महंगा सूट, चांदी जैसे बाल और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। उसने धीमे से कहा, बहुत अच्छा, रुद्रवीर। तुम उम्मीद से ज्यादा तेज निकले। रुद्रवीर का चेहरा कठोर हो गया। तुम कौन हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया। नाम से क्या होगा? फिर भी मुझे लोग समर सेन कहते हैं। गौरी ने देखा कि रुद्रवीर की आंखों में पहचान की एक हल्की झलक उभरी। सेन? समर हंस पड़ा। हाँ, विक्रमादित्य सेन का बेटा। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। समर ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पिता ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोग अतीत को कभी माफ नहीं करते। उसने रुद्रवीर की ओर देखते हुए कहा, मैं दुश्मन बनकर नहीं आया। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने आया हूं। कबीर ने बंदूक सीधी उसकी ओर तान दी। वहीं रुक जाओ। समर बिना डरे बोला, अगर मैं दुश्मन होता तो इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता अब तक बंद हो चुका होता। रुद्रवीर ने हाथ के इशारे से कबीर को शांत किया। क्या प्रस्ताव है? समर ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी गौरी के पास थी, लेकिन उस पर काले गुलाब की जगह सफेद कबूतर का निशान बना था। शिवगढ़ दुर्ग तक पहुंचने के लिए दो चाबियां चाहिए। एक तुम्हारे पास है और दूसरी मेरे पास। गौरी ने अविश्वास से पूछा, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो अभी तक सामने क्यों नहीं आए? समर की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं।
इतना कहकर उसने दूसरी चाबी रुद्रवीर की ओर बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही रुद्रवीर उसे लेने आगे बढ़ा, धाया! अचानक गोली चलने की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। गोली समर के सीने में आ लगी। वह पीछे लड़खड़ाया। उसके हाथ से सफेद कबूतर वाली चाबी गिरकर फर्श पर लुढ़क गई। गौरी चीख उठी, समर जी! समर जमीन पर गिरते हुए बस इतना कह पाया, धोखा! हमारे बीच कोई अपना ही है। उसकी नजर धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। रुद्रवीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गोली किसने चलाई थी? वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। धाया! गोली की गूंज अभी भी भूमिगत कक्ष की पत्थर की दीवारों से टकरा रही थी। समर सेन जमीन पर गिर चुका था। उसकी सफेद शर्ट खून से लाल हो रही थी। गौरी बिना सोचे उसकी ओर दौड़ी। समर जी! रुद्रवीर ने तुरंत पूरे कमरे का निरीक्षण किया। कबीर! निकास के सभी रास्ते बंद करो। ज़ारा, गोली किस दिशा से चली? ज़ारा ने दीवार पर बने छोटे से छेद की ओर इशारा किया। सर, यह स्नाइपर शॉट था। गोली सामने से नहीं, ऊपर बने वेंटिलेशन शाफ्ट से चलाई गई है। कबीर तुरंत अपने 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वह लौट आया। सर, वहां कोई नहीं है। सिर्फ एक खाली कारतूस मिला है। रुद्रवीर ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। दुश्मन फिर एक कदम आगे निकल चुका था। समर का आखिरी संदेश। गौरी ने समर का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। समर ने कांपते हुए हाथ से अपनी जेब की ओर इशारा किया। मेरी। गौरी ने जल्दी से उसकी जेब टटोली। अंदर एक छोटी सी धातु की पेन ड्राइव और एक मुड़ा हुआ पत्र था। समर ने बड़ी मुश्किल से कहा, अगर अगर मैं बच ना सकूं, तो इसे शिवगढ़ ले जाना। रुद्रवीर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। समर, तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। समर हल्का सा मुस्कुराया। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने आखिरी बार गौरी की ओर देखा। तुम्हारे पिता गद्दार नहीं थे। उन्हें धोखा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। कमरे में फिर एक भारी खामोशी छा गई। गौरी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह उस व्यक्ति के लिए रो रही थी जिसे वह कुछ ही मिनट पहले मिली थी, लेकिन जिसने मरते मरते उसके पिता की बेगुनाही की गवाही दे दी। एक नया सुराग। रुद्रवीर ने समर की दी हुई पेन ड्राइव को ध्यान से देखा। उस पर एक स्टिकर चिपका था। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे। फाइल प्रोजेक्ट देविल। गौरी चौंक गई। देविल! रुद्रवीर का चेहरा गंभीर हो गया। यह वही नाम है जिससे लोग मुझे बुलाने लगे थे। कबीर ने आश्चर्य से पूछा, क्या किसी ने आपके नाम पर कोई प्रोजेक्ट बनाया था? रुद्रवीर ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन अब लगता है मेरी जिंदगी भी इस साजिश का हिस्सा थी। गद्दार कौन? ज़ारा अचानक कमरे के एक कोने में झुक गई। उसे फर्श पर एक छोटी सी धातु की प्लेट मिली। उस पर उकेरा हुआ था BR09। उसने प्लेट रुद्रवीर को दिखाई। सर, ब्लैक रोज के हर एजेंट का एक कोड होता है। BR09 यानी गोली चलाने वाला संगठन का नौवां ऑपरेटिव है। रुद्रवीर ने प्लेट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। लेकिन समर ने मरते समय कहा था, हमारे बीच कोई अपना ही है। इसका मतलब सिर्फ बाहर का दुश्मन नहीं, अंदर का गद्दार भी सक्रिय है। गौरी ने चारों ओर देखा। इस समय इस कमरे में केवल 4 लोग थे। वह, रुद्रवीर, कबीर और ज़ारा। उसके मन में पहली बार शक की एक हल्की लहर उठी, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। इन तीनों ने कई बार उसकी जान बचाई थी। फिर गद्दार कौन हो सकता था? उसी समय समर के हाथ में कसकर पकड़ा हुआ एक छोटा कागज सबकी नजर में आया।
रुद्रवीर ने सावधानी से उसे खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होगा, धोखा भी वही देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। रुद्रवीर ने धीरे से वह कागज मोड़ा और गौरी की ओर देखा। आज से हम किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। तभी भूमिगत कक्ष की दीवार पर लगा एक पुराना स्पीकर अपने आप चालू हो गया। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, आरिफ। वह हंस रहा था। रुद्रवीर, अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम बिल्कुल वही कर रहे हो जो मैं चाहता था। अब तुम अपने दुश्मनों से कम, अपने दोस्तों से ज्यादा डरोगे। और यही ब्लैक रोज की सबसे बड़ी जीत है। स्पीकर बंद हो गया। रुद्रवीर ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने पेन ड्राइव अपनी जेब में रखी और दृढ़ स्वर में कहा, अब अगला पड़ाव शिवगढ़ दुर्ग। वहीं इस खेल की अगली परत खुलेगी और शायद वहीं हमें पहली बार ब्लैक रोज के असली सरगना का सामना करना पड़े। चारों भूमिगत कक्ष से बाहर निकलने लगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शिवगढ़ दुर्ग में उनका इंतजार सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि 20 साल पहले लिया गया एक ऐसा फैसला कर रहा था जो उनकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ रुद्रवीर, गौरी, कबीर और जारा शिवगढ़ दुर्ग पहुंच गए। सदियों पुराना वह किला पहाड़ की चोटी पर स्थित था। चारों ओर घना जंगल और गहरा सन्नाटा था। महल के विशाल द्वार पर वही सफेद कबूतर और काले गुलाब का निशान बना था। रुद्रवीर ने समर सेन की दी हुई चाबी निकाली और गौरी ने अपनी चांदी की चाबी ताले में लगाई। क्लिक! दोनों चाबियां एक साथ घूमीं और भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था। बीच में एक गोल पत्थर की मेज और उसके ऊपर एक लोहे का संदूक रखा था। गौरी ने संदूक खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ सरकारी दस्तावेज और एक वीडियो रिकॉर्डर रखा था। रुद्रवीर ने रिकॉर्डर चालू किया। स्क्रीन पर राजवीर सिंह राठौड़ और रामप्रसाद शर्मा दिखाई दिए। राजवीर बोले, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो समझो कि हम अपना मिशन पूरा नहीं कर सके। रामप्रसाद आगे आए। ब्लैक रोज सिर्फ एक अपराधी संगठन नहीं है। इसके लोग सरकार, व्यापार और सुरक्षा एजेंसियों तक में फैले हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, गौरी, तुम हमारी बेटी हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम्हारा जन्म ही ब्लैक रोज की सबसे बड़ी योजना को रोकने की वजह बना था। गौरी की आंखें भर आईं। रुद्रवीर ने उसका हाथ थाम लिया। वीडियो में राजवीर ने आगे कहा, अगर ब्लैक रोज का सरगना कोडेक्स फाइल हासिल कर लेता है तो वह उन सभी लोगों की पहचान मिटा देगा जिन्होंने उसके खिलाफ सबूत जुटाए थे। वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी समय लोहे के संदूक का एक गुप्त हिस्सा खुला। उसमें एक लाल रंग की फाइल रखी थी, जिस पर लिखा था, कोडेक्स। रुद्रवीर फाइल उठाने ही वाला था कि अचानक पूरे किले में सायरन बज उठा। वो 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 जारा ने घबराकर कहा, सर, पूरे किले को घेर लिया गया है। कबीर खिड़की की ओर भागा। नीचे दर्जनों काली गाड़ियां खड़ी थी। सैकड़ों हथियारबंद लोग किले की ओर बढ़ रहे थे। सबके कंधों पर ब्लैक रोज का निशान था। तभी उनके बीच से एक लंबा आदमी बाहर आया। उसने अपना मुखौटा उतारा। रुद्रवीर उसे देखते ही ठिठक गया। आरिफ। आरिफ मुस्कुराया। आखिरकार हम फिर मिल ही गए, रुद्रवीर। उसने लाउडस्पीकर पर कहा, कोडेक्स फाइल मुझे सौंप दो, वरना आज शिवगढ़ दुर्ग तुम्हारी कब्र बन जाएगा। रुद्रवीर ने फाइल अपने हाथ में कस ली। उसने गौरी की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, आज यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, सच और झूठ की है। बाहर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था। क्रमशः शिवगढ़ दुर्ग चारों तरफ से घिर चुका था। गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। रुद्रवीर, कबीर और जारा दुर्ग के मुख्य द्वार पर मोर्चा संभाले हुए थे, जबकि गौरी को सुरक्षित कमरे में रखा गया। रुद्रवीर ने कबीर से कहा,
किसी भी कीमत पर गौरी और कोडेक्स फाइल सुरक्षित रहनी चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया, अपनी जान देकर भी। इसी बीच आरिफ ने लाउडस्पीकर पर हंसते हुए कहा, रुद्रवीर, तुम अभी भी मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक मोहरा हूं। रुद्रवीर चौंक गया। क्या मतलब? आरिफ मुस्कुराया। जिस इंसान ने ब्लैक रोज बनाया, वह आज खुद तुमसे मिलने आया है। इतना कहते ही पीछे खड़ी काली बख्तरबंद गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक 70 वर्षीय प्रभावशाली व्यक्ति बाहर उतरा। सफेद बाल, काली छड़ी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। उसे देखते ही ज़ारा के चेहरे का रंग उड़ गया। यह नहीं हो सकता, रुद्रवीर ने पूछा। तुम इसे जानती हो? ज़ारा ने कांपती आवाज में कहा। ये हैं महेंद्र प्रताप राठौड़, आपके दादाजी। रुद्रवीर स्तब्ध रह गया। दादाजी तो 20 साल पहले मर चुके थे। महेंद्र प्रताप हंस पड़ा। यही तो दुनिया को बताया गया था, अपनी मौत का नाटक करना मेरी सबसे बड़ी चाल थी। गौरी भी बाहर आ गई। वह अविश्वास से महेंद्र प्रताप को देख रही थी। महेंद्र ने रुद्रवीर की ओर देखकर कहा, तुम्हारे पिता राजवीर ने मुझे रोकने की कोशिश की। राम प्रसाद ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इसलिए दोनों को रास्ते से हटाना पड़ा। रुद्रवीर की आंखों में गुस्सा भर गया। तो मेरे पिता की मौत? महेंद्र ने बिना पछतावे के कहा। हाँ, उसका आदेश मैंने ही दिया था। यह सुनते ही रुद्रवीर का धैर्य टूट गया। वह बंदूक लेकर महेंद्र की ओर बढ़ा, लेकिन गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, गुस्से में लिया गया फैसला हमें भी उनके जैसा बना देगा। महेंद्र फिर हंसा। यही फर्क है तुम दोनों में, एक दिल से सोचती है और दूसरा बदले से। इतने में महेंद्र ने अपनी घड़ी का बटन दबाया। दुर्ग के भीतर अचानक कई विस्फोट हुए। धड़ाम, धड़ाम। छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। धूल और धुएं के बीच एक नकाबपोश व्यक्ति बिजली की तेजी से अंदर घुसा। उसने गौरी के हाथ से कोडेक्स फाइल छीनी और खिड़की से छलांग लगा दी। रुद्रवीर चिल्लाया, उसे रोको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महेंद्र प्रताप मुस्कुराया। अब खेल अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अगर कोडेक्स फाइल वापस चाहिए तो मेरे पास आना होगा। यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठा। कुछ ही सेकंड में पूरा काफिला धूल उड़ाते हुए वहां से निकल गया। रुद्रवीर मुट्ठियां भींचे खड़ा था। गौरी ने पहली बार उसके चेहरे पर हार की झलक देखी। लेकिन तभी ज़ारा ने टूटे हुए संदूक के नीचे से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उस पर लिखा था, अगर कोडेक्स चोरी हो जाए तो यही असली कुंजी है। रुद्रवीर ने लिफाफा खोला। अंदर एक नक्शा था जो सीधे ब्लैक रोज के गुप्त मुख्यालय तक जाने का रास्ता दिखा रहा था। रुद्रवीर की आंखों में फिर वही दृढ़ता लौट आई। उसने कहा, अब हम उनका इंतजार नहीं करेंगे। अब शिकार करने की बारी हमारी है। रुद्रवीर, गौरी, कबीर और ज़ारा नक्शे के अनुसार ब्लैक रोज के गुप्त मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता पहाड़ों के बीच एक पुरानी सुरंग से होकर जाता था। चलते चलते रुद्रवीर अचानक रुक गया। कुछ गड़बड़ है, ज़ारा ने पूछा। क्या हुआ? रुद्रवीर ने नक्शा दिखाते हुए कहा, यह रास्ता सिर्फ 4 लोगों को पता था और दुश्मन पहले से हमारा इंतजार कर रहा है। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी सुरंग के बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाया, धाया। ब्लैक रोज के दर्जनों लोग चारों तरफ से निकल आए। रुद्रवीर और ज़ारा ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कबीर गौरी को एक चट्टान के पीछे ले गया। अचानक कबीर ने अपनी बंदूक रुद्रवीर की ओर तान दी। गौरी की आंखें फटी रह गईं। कबीर। रुद्रवीर शांत खड़ा रहा, मानो उसे पहले से इसका अंदाजा था। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। मुझे माफ कर दीजिए, सर। मैं 10 साल से ब्लैक रोज के लिए काम कर रहा हूं।
गौरी अविश्वास में बोली। लेकिन तुमने हमारी जान कई बार बचाई। कबीर की आंखें झुक गईं। वह सब आदेश था। तुम दोनों को जिंदा रखना जरूरी था ताकि तुम हमें कोडेक्स तक पहुंचा सको। रुद्रवीर ने गहरी सांस ली। तो समर सही कह रहा था। गद्दार हमारे बीच ही था। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन एक बात और है। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में छोटा सा कबीर, उसके पिता और महेंद्र प्रताप साथ खड़े थे। मेरे पिता ब्लैक रोज छोड़ना चाहते थे। महेंद्र ने उन्हें मरवा दिया। उस दिन से मैं बदला लेने के लिए उनके साथ रहा। लेकिन धीरे धीरे मैं उसी अंधेरे का हिस्सा बन गया। गौरी ने उसकी आंखों में पछतावा देखा। उसी समय महेंद्र प्रताप की आवाज स्पीकर पर गूंजी। कबीर, अब भावुक होने का समय नहीं। रुद्रवीर को खत्म कर दो। कबीर की उंगली ट्रिगर पर कस गई। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल शांत रहा। फिर उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी। नहीं, मैं अब और निर्दोष लोगों का खून नहीं बहाऊंगा। महेंद्र की आवाज गुस्से से कांप उठी। तो तुम्हारी मौत तय है। अगले ही पल एक स्नाइपर की गोली चली। धाया। गोली सीधे कबीर के कंधे में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। रुद्रवीर और जारा ने तुरंत जवाबी फायरिंग की। हमलावर पीछे हटने लगे। रुद्रवीर ने घायल कबीर को उठाया। कबीर ने दर्द से कराहते हुए कहा, सर, मुख्यालय पहाड़ के अंदर है और महेंद्र के पास सिर्फ कोडेक्स नहीं, एक और चीज भी है। क्या? आपके पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग। उसमें पूरा सच है। इतना कहकर कबीर बेहोश हो गया। रुद्रवीर ने उसकी ओर देखा। इसे सुरक्षित जगह पहुंचाओ। जारा उसे लेकर निकल गई। अब सुरंग के बाहर सिर्फ रुद्रवीर और गौरी खड़े थे। दूर पहाड़ की चोटी पर एक विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। रुद्रवीर ने अपनी बंदूक लोड की। चलो, गौरी, अब इस कहानी का अंत बहुत करीब है। गौरी ने दृढ़ता से उसका हाथ थाम लिया। दोनों साथ साथ उस रहस्यमयी मुख्यालय की ओर बढ़ गए जहां उनका सामना होने वाला था। ब्लैक रोज की आखिरी और सबसे खतरनाक सच्चाई से। पहाड़ की चोटी पर बना वह विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। घर, घर, घर। दरवाजे के पीछे एक अत्याधुनिक भूमिगत परिसर था। बाहर से वह सदियों पुरानी गुफा जैसा दिखता था, लेकिन अंदर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। हजारों कैमरे, बुलेट प्रूफ कांच, हथियारों से लैस सुरक्षा गार्ड और दीवारों पर बना एक विशाल काला गुलाब। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, यही है ब्लैक रोज का असली मुख्यालय। रुद्रवीर ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ ली। आज 20 साल का हिसाब पूरा होगा। दोनों सावधानी से अंदर बढ़े। मुख्य हॉल बिल्कुल खाली था। न कोई गार्ड, न कोई आवाज। बस बीच में रखी एक अकेली कुर्सी। उस पर एक काला लिफाफा रखा था। गौरी ने उसे उठाया। अंदर एक चिट्ठी थी। स्वागत है, रुद्रवीर। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आगे आ चुके हो। लेकिन अब खेल मेरे नियमों से होगा। महेंद्र प्रताप। चिट्ठी पढ़ते ही हॉल की सारी लाइटें बुझ गईं। अगले ही पल सामने लगी विशाल स्क्रीन जल उठी। स्क्रीन पर महेंद्र प्रताप दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था। शाबाश, रुद्रवीर, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह निकले। रुद्रवीर ने गुस्से में कहा, कहाँ हो तुम? महेंद्र हंसा। इतनी जल्दी मिलने की क्या जरूरत है? पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। उसने रिमोट का बटन दबाया। स्क्रीन पर 20 साल पुरानी वीडियो चलने लगी। वीडियो में राजवीर सिंह राठौड़, रामप्रसाद शर्मा और महेंद्र प्रताप एक बड़े सम्मेलन कक्ष में बैठे थे। महेंद्र कह रहा था, अगर हम यह डेटा बेच दें तो हमारी 7 पीढ़ियां अमीर हो जाएंगी। राजवीर ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मैं देश के दुश्मनों से सौदा नहीं करूंगा। रामप्रसाद ने भी कहा, मैं भी नहीं। महेंद्र का चेहरा बदल गया।
तो फिर तुम दोनों मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो। वीडियो अचानक बंद हो गया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अब सब साफ था। उसके पिता कभी गद्दार नहीं थे। वे आखिरी दम तक ईमानदार रहे। महेंद्र की आवाज फिर गूंजी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने दूसरा वीडियो चलाया। इस बार एक अस्पताल का कमरा दिखाई दिया। एक नवजात बच्ची और उसके पास खड़े राजवीर तथा रामप्रसाद। गौरी की सांस रुक गई। या मैं हूं। राजवीर कैमरे की ओर देखकर बोले, अगर यह रिकॉर्डिंग कभी गौरी तक पहुंचे तो उसे बता देना कि हमने उसे इसलिए छिपाया क्योंकि उसके खून में वह पहचान है जो ब्लैक रोज की पूरी सत्ता खत्म कर सकती है। रुद्रवीर हैरान रह गया। कौन सी पहचान? महेंद्र मुस्कुराया। यही तो राज है। गौरी के डीएनए में उस डिजिटल सुरक्षा प्रणाली की अंतिम जैविक कुंजी दर्ज है जिससे ब्लैक रोज का पूरा गुप्त नेटवर्क हमेशा के लिए नष्ट या हमेशा के लिए सक्रिय किया जा सकता है। गौरी एक कदम पीछे हट गई। इसलिए इतने सालों से सब मुझे ढूंढ रहे थे? बिल्कुल। महेंद्र बोला, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम इस खेल की आखिरी चाबी हो। अचानक पूरे हॉल में अलार्म बज उठा। बीप, बीप, बीप। चारों ओर से बुलेट प्रूफ दीवारें नीचे गिरने लगी। रुद्रवीर और गौरी अलग अलग हिस्सों में फंस गए। रुद्रवीर! गौरी चीख उठी। रुद्रवीर ने पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारा लेकिन वह नहीं टूटी। तभी छत से स्टील की कई मोटी जंजीरें नीचे गिरी और गौरी को जकड़ लिया। वह छटपटाने लगी। मुझे छोड़ो। महेंद्र प्रताप पहली बार स्वयं हॉल में दाखिल हुआ। उसके साथ दर्जनों हथियारबंद लोग थे। वह धीरे धीरे गौरी के सामने आया। उसने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, 20 साल मैंने सिर्फ इस पल का इंतजार किया है। उसने अपनी जेब से कोडेक्स फाइल निकाली। फिर गौरी की ओर एक छोटा सा बायोमेट्रिक स्कैनर बढ़ाया। अपना हाथ इस पर रख दो और यह सब खत्म हो जाएगा। गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, कभी नहीं। महेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर सीधे रुद्रवीर के सिर पर तान दी। तो फिर चुनाव करो। या तो तुम ब्लैक रोज का भविष्य बचाओ या अपने पति की जान। रुद्रवीर और गौरी की नजरें मिली। दोनों जानते थे अगला फैसला उनकी जिंदगी ही नहीं पूरे देश का भविष्य तय करेगा। महेंद्र प्रताप की उंगली ट्रिगर पर थी। रुद्रवीर के सिर पर बंदूक तनी हुई थी। गौरी लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। पूरा हॉल सांस रोके इस पल का इंतजार कर रहा था। महेंद्र ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, 10 सेकंड। अगर तुमने स्कैनर पर अपना हाथ नहीं रखा तो रुद्रवीर मर जाएगा। 10, 9। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, रुद्रवीर ने तेज आवाज में कहा। गौरी, मेरी तरफ मत देखो। उसकी तरफ भी मत देखो। सिर्फ अपने दिल की सुनो। महेंद्र हंसा। दिल? दिल ने ही तुम्हारे पिता को मरवाया था। रुद्रवीर की आंखों में आग उतर आई। नहीं, मेरे पिता को तुम्हारे लालच ने मारा था। महेंद्र ने गिनती जारी रखी। 5, 4। गौरी ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने मां का चेहरा आया। अपने पिता की रिकॉर्डिंग याद आई। और फिर रुद्रवीर की आवाज, सच के लिए कभी समझौता मत करना। उसने आंखें खोली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपना हाथ इस स्कैनर पर नहीं रखूंगी। महेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो ठीक है। उसने ट्रिगर दबा दिया। धाया। गोली चली। गौरी की चीख निकल गई। रुद्रवीर। लेकिन अगले ही पल महेंद्र के एक गार्ड की छाती से खून निकलने लगा। सबकी नजरें उसकी ओर घूम गईं। ऊपरी कैटवॉक पर कोई खड़ा था। हाथ में स्नाइपर राइफल। चेहरे पर हल्की मुस्कान और कंधे पर पट्टी बंधी हुई। कबीर।
महेंद्र चौंक गया। तुम? कबीर ने दूसरी गोली चलाई। धाया! महेंद्र के हाथ से बंदूक गिर गई। रुद्रवीर ने मौका देखकर पास खड़े गार्ड को जोरदार लात मारी। गार्ड गिर पड़ा। उसने उसकी बंदूक उठाई और जंजीरों पर गोली चलाई। ठाय! ठाय! जंजीरें टूट गई। गौरी आजाद हो गई। महेंद्र गुस्से से चिल्लाया, सबको मार डालो। पूरे हॉल में भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। रुद्रवीर और कबीर दोनों अलग अलग दिशाओं से फायर कर रहे थे। जारा भी अपनी टीम के साथ मुख्य द्वार से अंदर घुस चुकी थी। कुछ ही मिनटों में ब्लैक रोज के कई हथियारबंद लोग ढेर हो चुके थे। लेकिन महेंद्र गायब हो चुका था। रुद्रवीर ने चारों ओर देखा। वह भाग रहा है। तभी जारा चिल्लाई, सर! कंट्रोल रूम! रुद्रवीर और गौरी दौड़ते हुए कंट्रोल रूम पहुंचे। अंदर विशाल स्क्रीन लगी थी। महेंद्र कंप्यूटर के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत देर कर दी तुमने। उसने कीबोर्ड पर आखिरी बटन दबा दिया। स्क्रीन पर लाल अक्षर चमकने लगे। ब्लैक रोज प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। फिर दूसरी पंक्ति उभरी, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस 15। पूरे मुख्यालय में सायरन बज उठा। वो 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 महेंद्र जोर से हंसा। अगर ब्लैक रोज मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं होगा। 15 मिनट बाद यह पूरा पहाड़ उड़ जाएगा। गौरी ने घबराकर पूछा, कोडेक्स फाइल कहाँ है? महेंद्र ने अपनी जेब से फाइल निकाली। फिर उसे पास जल रही भट्ठी में फेंक दिया। रुद्रवीर बिजली की तरह उसकी ओर लपका। लेकिन तभी महेंद्र ने एक छिपा हुआ दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। दरवाजा तुरंत बंद हो गया। रुद्रवीर ने पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्का मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भट्ठी में जलती हुई कोडेक्स फाइल की ओर देखते हुए गौरी ने अचानक देखा, फाइल के अंदर से एक धातु की चिप आग में भी नहीं जली थी। उसने तुरंत चिमटा उठाया और जलती आग से वह चिप बाहर निकाल ली। चिप पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, फाइनल ट्रूथ। उसी समय पूरी इमारत जोर से हिली। छत से मलबा गिरने लगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइमर तेजी से घट रहा था। 14:12, 14:11, 14:10। रुद्रवीर ने गौरी का हाथ पकड़ा। अब या तो हम महेंद्र को पकड़ेंगे या इस पहाड़ के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब यह सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं थी, यह उनके जीवन की आखिरी दौड़ थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लव रेडियो FM को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।